बस थोड़ा सा है, फट खत्म हो जाएगा। हम लोग प्रकृतिवाद पढ़ रहे हैं और आज उसका अंतिम लेक्चर है। हम लोगों ने प्रकृतिवाद के मुख्य विचार क्या थे उन्हीं को पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब ये देखेंगे कि प्रकृतिवादियों ने राज्य के किन कार्यों की बात की, अर्थात राज्य के क्या कार्य होने चाहिए। पांड्यों के अनुसार समस्त निरर्थक, अन्यायपूर्ण, विरोधाभासी तथा बेहुदे नियमों को निरस्त करो। उसके बाद फिर नियम बनाने के कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक स्टेटमेंट आता है कि एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट था जॉन बोदा ना, जीन गोडीन जिसको हम कहते हैं और जॉन बोदा प्रोनाउंस करते हैं। तो वह सरकार के संदर्भ में और नियमों के संदर्भ में एक लाइन कहता था कि सरकार सिर्फ एक नियम बनाए और जिसमें यह घोषणा की गई हो कि आज से सारे नियम कानून समाप्त किए जाते हैं। बात समझ में आई? एक नियम बनाए जिसमें क्या लिखा हो कि आज से सारे नियम कानून समाप्त किए जाते हैं। इसका मतलब कि सरकार के बहुत हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है, यही ना, कि भाई सरकार बहुत नियम कानून न बनाए, कम से कम बनाए। वे उत्तराधिकार वाले सामाजिक व्यवस्था को पसंद करते थे। राजा की प्रभुसत्ता को वे प्राकृतिक व्यवस्था के अनुरूप मानते थे। राजा तो ईश्वरीय नियमों को सर्वसाधारण तक पहुंचाने का माध्यम होता है। ये बड़ी कह सकते हो कि बड़ा विश्वास था उनका कि राजा ईश्वर का कोई प्रतिनिधि होता था और वो ईश्वरीय नियम जो हैं जिनको वो प्राकृतिक नियम कहते थे उसे आम जनता तक या सबको बताने, उनके पास तक पहुंचाने या उस नियम को पालन करवाने, ये सब कार्य किसके पास था? राजा के पास था और राजा की सत्ता को स्वीकार करते थे। इसके अलावा पांड्यों के अनुसार सभी के लिए शिक्षा प्रथम और एकमात्र सामाजिक बंधन है। इसका मतलब ये था कि शिक्षा के सब पक्षधर थे, सबको पढ़ा लिखा होना। उसके पीछे कारण था क्योंकि उनका ये कहना था ना कि प्राकृतिक नियमों का सबको पालन करना चाहिए। इसके पहले उन्होंने और कहा था कि प्राकृतिक नियम वही समझ सकता है जो बहुत विवेकशील व्यक्ति हो। तो विवेकशील तभी होगा जब पढ़ा लिखा होगा, यानी शिक्षित होगा। तो इसलिए वह शुरू से ही शिक्षा पर उनका सारा स्टेटमेंट फोकस्ड था, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हों चाहे अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। तो कोयने के अनुसार शिक्षा के माध्यम से सभी को प्राकृतिक व्यवस्था के बारे में समझाया जाए और उसके अनुसार जीवन को ढालने की सलाह दी जाए। राज्य का तीसरा कार्य यह था कि राज्य सार्वजनिक निर्माण कार्य शुरू करे। ये सारी बातें आप मिला दीजिए तो वही बात आ जाएगी कि प्राकृतिक नियमों का अगर अनुपालन करना है तो उसे, जैसे हम आपसे कहते हैं कि व्यक्ति को इस बात का शिक्षा के द्वारा, जैसे आप देखते हैं जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ये सब आपसे क्यों कराई जाती हैं? आपको एनएसएस कैंप क्यों लगवाया जाता है? एनएसएस कैंप में आपसे सफाई क्यों कराई जाती है? गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने के लिए क्यों कहा जाता है? आपकी चौपाल क्यों होती है? आपको मोटिवेशनल स्पीचेस क्यों सुनाई जाती हैं? आपको सफाई पर, पर्यावरण पर, जल संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, बहुत सारे प्रदूषण पर, इन सब पर तमाम बातें आप ही से बतवाई जाती हैं लोगों को। क्यों? प्रकृति के नियम पालन, ताकि आप ये सब चीज़ें जानते तो हैं। चीज़ों को जानना और उसका व्यवहार में अनुसरण करना, दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे हम ये जानते हैं कि पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन जहाँ मन करता है वहीं थूक देते हैं। तो हमारे जानने में और न थूकने में तालमेल रहे, इसलिए हमें बार बार वो चीज़ प्रैक्टिस की जाती है। जिसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट।
कोई चीज़ आप जानने उससे उसका उपयोग नहीं करते हैं, बार बार करने से जब आपकी आदत में आ जाती है तब आप उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए कैंप लगाया जाता है कि आप में एक दूसरे के साथ रहने का, जिसको आप साहचर्य करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने का, एक ही साथ कमरे में आपको रहने का, एक दूसरे की आदतों को अच्छी या बुरी उनको एक तरह से, चाहे आप बर्दाश्त कहिए, चाहे आप उनको स्वीकार करना कहिए, चाहे आप अपने पेशेंस का परीक्षण लेना कि हमें कितना धैर्य है, हम कितना अपने खिलाफ कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये जो कैंप वैम्प लगता है उसके पीछे कारण यही है। अच्छा, उसमें किसी तरह का भेदभाव न रह जाए। आपके साथ, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आपके साथ लड़का केरल का है, तो दो क्षेत्र के लोगों को, दो धर्म के, आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आपका साथी जो है वो क्रिश्चियन है, उसके साथ आप कैसे तालमेल बनाते हैं। आप किसी दूसरी जाति से हैं, वह किसी दूसरी जाति का है। जो हमारी समाज का ताना बाना है उसमें सबके साथ कैसे हम सर्वधर्म समभाव का कॉन्सेप्ट रख करके रह सकते हैं, इसलिए हमारा कैंप लगता है। इसलिए हमको एनएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है। एनसीसी में जब आप परेड करते हैं तो उस समय सारे बच्चों को एक साथ मार्च पास करना है, तो आपके पीछे चाहे जो बच्चा हो, आगे चाहे जो बच्चा हो, तीनों में बड़ा ही अपनापन, बड़ा तालमेल, बड़ा ही सद्भाव होगा, तभी मार्च पास्ट होगा। नहीं तो पता चला कि आपने कर दिया कि हम आगे वाले को तो फॉलो ही नहीं करेंगे, तो मार्च पास्ट कभी मैच करेगा? नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की गेम है आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आप में प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा करने के लिए, हार कर कैसे खुश रहा जाता है यह सीखने के लिए सबसे अनिवार्य है कि आप प्रतिस्पर्धा में भाग लें। जो जीतता है उसे जीत की खुशी होनी चाहिए, लेकिन उसे इस पर भी फोकस करना चाहिए कि हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं। जो हारता है, हार कर दुखी होने के बजाय उसमें यह भाव आना चाहिए कि हम किन किन कारणों से हार गए, ये कमियां हमको इस बार ठीक करके अगली बार हमको ये जीत लेना है। तो हार को स्वीकार करने की क्षमता पैदा होना, स्वस्थ रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, मिलजुल कर रहना, बांट कर खाना, एक दूसरे की मदद करना, ये सारी चीज़ें आपको तब आती हैं जब आप शिक्षा और शिक्षा के साथ साथ ये जो शिक्षा सहगामी क्रियाएं हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप कहते हैं हम डिबेट में भाग नहीं लेते, आप कहते हैं निबंध में भाग नहीं लेते, आप कहते हैं हम ड्रामा में भाग नहीं लेते, आप गेम में भाग नहीं लेते। कॉलेज में किताब की पढ़ाई का उतना बड़ा रोल नहीं है जितना रोल बाकी चीज़ों का है जिसमें आप भाग नहीं लेते। किताब में जो लिखा है वो तो आप अगर 2-3 बार 4 बार कोशिश करें शायद खुद भी पढ़ के समझ जाएंगे ना, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। कभी भी आपको अब इस तरह से बैठ करके या ऐसे प्लेटफॉर्म पर 20 लोगों के सामने बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के कुछ भी कह देने का शायद अवसर जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं होगा। यहाँ आप बोलते हैं 100 गलतियाँ हो जाएं, कोई बात नहीं, आपके मित्र लोग बैठे हैं या आपका टीचर आपके सामने खड़ा है जो कभी गलती से भी ना आपका मजाक उड़ाता है, ना आप पर कमेंट करता है, ना आपको डिप्रेस करता है, ना आपको कभी हतोत्साहित करता है। जब भी करेगा आपको प्रोत्साहित करेगा, आपको प्रमोट करेगा, आपको हिम्मत बढ़ाएगा, आपको साहस देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। तो ऐसे माहौल में कुछ भी बोलना सीख लेना, कुछ भी कहना सीख लेना, यह आपके अनुकूल है। लेकिन जैसे आप इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेंगे, समाज में जाएंगे, आपके सब लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपको ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए इस एटमॉस्फेयर का अधिक से अधिक इस्तेमाल कर लेना यही एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है। वह सब कुछ कर ले, बढ़िया बोलना भी सीख जाए, डांस करना भी सीख जाए, नाटक करना भी सीख जाए, खेलना भी सीख जाए, बढ़िया सामाजिक कार्यों में भी वह अच्छा हो जाए, उसे समाज सेवा भी आ जाए, पर्यावरण भी देखना उसको आ जाए, गांव में भी उसको लोगों को जागरूक करना आ जाए, यानी उसका जो कंप्लीट पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है वो सब डेवलप हो जाए। तो कॉलेजेस में हम एजुकेशन केवल कैटर नहीं करते, हम कंप्लीट पर्सनैलिटी का भी डेवलपमेंट करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं और अवसर भी महाविद्यालयों को उपलब्ध कराना चाहिए और आपको उसमें भाग लेना चाहिए। उपलब्ध कराना इंपॉर्टेंट नहीं है, उपलब्ध करा देंगे तो आप भाग ही नहीं लेंगे तब भी कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए इसके अलावा अन्य विचार क्या थे? प्रकृतिवादी वस्तु में मूल्य नहीं उपयोगिता को निहित मानते थे। उन्होंने उपयोग और उपयोग मूल्य में अंतर माना, परंतु कहने ने मूल्य और कीमत के बीच अंतर नहीं किया। उसके अनुसार जो मूल्य है वही कीमत है। कहने के अनुसार मूल्य 2 प्रकार का होता है, आधारभूत मूल्य, प्रतियोगिता और उत्पादन लागत।
निर्भर करता है, इसे सामान्य मूल्य कहते हैं। प्रचलित मूल्य, यह बाजार मूल्य था। जनसंख्या वृद्धि को बुरा नहीं मानते थे क्योंकि यह प्राकृतिक व्यवस्था का एक अंग है। ये देखो विभिन्न विचार थे जो प्रकृतिवादियों ने प्रस्तुत किए। यहाँ एक शब्द आया सामान्य मूल्य, बाजार मूल्य, मूल्य और कीमत, 4 शब्द इस्तेमाल हुए। इकोनॉमिक्स में हम इन चारों के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। देखो, जब हम किसी वस्तु के मूल्य की बात करते हैं तो उसे हम अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब हम उसके कीमत की बात करते हैं तो उसे हम प्राइस कहते हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा आसानी से अगर समझना हो तो किसी वस्तु का मूल्य जब तय करना होता है तो मूल्य अकेले ही कोई एक व्यक्ति तय कर सकता है, किसी का वैल्यूएशन अकेले भी हो सकता है, लेकिन कीमत कभी भी अकेले तय नहीं हो सकती। उसके लिए मांग और पूर्ति दोनों का होना जरूरी है। अर्थात खरीदार और विक्रेता दोनों मिलकर मूल्य तय करते हैं, वो कीमत तय करते हैं। लेकिन मूल्य का क्या है? मूल्य का वैल्यूएशन है, वो हम खुद तय करते हैं। जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता जो होगी उसका, इसलिए मूल्य 2 तरह का होता है, एक उपयोग मूल्य और एक विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य को हम वैल्यू कह सकते हैं, जो हम अपने से तय करते हैं। हमारे दिमाग में इसकी वैल्यू कुछ होगी, इसकी वैल्यू इतना है कि हम पढ़ा ही नहीं सकते अगर हमारे हाथ में नहीं है तो। लेकिन इसकी कीमत 10 रुपया बाजार में, इसका मूल्य इतना ज़्यादा है कि क्लास नहीं चल सकती, और इसकी कीमत कितनी है? 10 रुपया। तो मूल्य दूसरा कॉन्सेप्ट है वास्तव में, और कीमत दूसरा। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में अक्सर हम क्या करते हैं, मूल्य को ही कीमत के भी रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और कीमत को मूल्य के रूप में। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो वैल्यू शब्द की जब बात करते हैं तो वैल्यू डिपेंड करती है उस व्यक्ति के ऊपर जो उसका इस्तेमाल करता है, कि उसे कितना वो वैल्यू असाइन करता है, और कीमत उसके एक्सचेंज वैल्यू से है, कितने में बाजार में वो मिल जाती है। तो इसलिए, और सामान्य और बाजार मूल्य क्या है? सामान्य मूल्य जैसे आपने देखा कि इसका आधार होता है उत्पादन लागत और प्रतियोगिता। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तुएं बाजार में आपको उपलब्ध हैं, जिस पर आप क्रय विक्रय कर रहे होते हैं। तो सामान्य मूल्य और बाजार मूल्य। तो सामान्य मूल्य क्या होता है? जैसे ये है, ये देखो, ये एक सामान्य मूल्य हो गया। और बाजार मूल्य इसी के इर्द गिर्द क्या करता है? सामान्य मूल्य तो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन बाजार मूल्य इसी के ऊपर नीचे कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, कभी एक जगह, अब जहाँ ये काट रहा है यहाँ इसके बराबर भी हो गया, लेकिन फिर ऊपर नीचे ये स्थिर, क्योंकि ये मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे सप्लाई और डिमांड में परिवर्तन होता है वैसे वैसे बाजार मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। तो ये इस तरह से ये मुख्य बातें हैं जिन्हें हम प्रकृतिवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। आपने देखा कि पूरी प्रकृतिवाद की विचारधारा, चाहे वो व्यापार को लेकर के हो, चाहे कृषि को लेकर के हो, चाहे कर को लेकर के हो, चाहे मूल्य को लेकर के हो, चाहे कीमत को लेकर के हो, उस दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण से कौन सी बात कही गई उसे विस्तार से आपको बताया गया। इसके बाद यह प्रकृतिवाद खत्म होता है और अब हम क्लासिकल स्कूल पढ़ेंगे, प्रतिष्ठित समुदाय पढ़ेंगे। और अब हम प्रतिष्ठित समुदाय में अभी तक क्या था कि अभी तक के जो भी हमने 2 वर्ग पढ़े, 2 समुदाय पढ़े, वणिकवाद और प्रकृतिवाद, इन दोनों समुदायों में ऐसे कोई विशेष पर्टिकुलर किसी अर्थशास्त्री का कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं था कि हम उसी को पढ़ लेते और बात खत्म हो जाती। इसलिए हमने सामूहिक रूप से सबकी छोटी छोटी बात मिला करके पढ़ ली। लेकिन अब जब प्रतिष्ठित स्कूल शुरू हुआ तो वहाँ से एक अर्थशास्त्री का योगदान बहुत बड़े पैमाने पर है। इसलिए हम वहाँ अब समुदाय को नहीं पढ़ेंगे बल्कि इम्पॉर्टेंट उसके थिंकर्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें एडम स्मिथ को पढ़ेंगे। तो अब आप हम कल पढ़ कर आइएगा एडम स्मिथ के आर्थिक विचार क्या हैं। ठीक है, और ये जो प्रकृतिवाद है वो यहीं आपका